हाँ तो देवियों और सज्जनों, आज हमारा टॉपिक है कि किस प्रकार से मेंस की आंसर राइटिंग करें। उससे पहले हम थोड़ी कहानी को समझ लेते हैं कि हमारी कहानी कैसे स्टार्ट होती है। किस प्रकार से हम कई बात आर एस मेंस आंसर राइटिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एक आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले, मतलब बहुत साल हो गए, एक तलाश मूवी आई थी आमिर खान की। उसमें आमिर खान क्या करता है, जिस इंस्पेक्टर सुरजन सिंह नाम का रोल होता है आमिर खान का, वो इसमें इस मूवी में क्या करते हैं, यही प्रयास करते हैं कि अपराधियों को पकड़ना, दर पकड़ना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी होते हैं तैमूर नाम से, उनकी बात रहे तो ये इनके बीच जो प्रोसेस चलती रहती है, उसी की तरह की बात रहे तो हम भी बात करते हैं। अपने क्या करते हैं कि जो एस्पिरेंट्स है आरएस के, वो क्या करते हैं, आंसर राइटिंग के नाम पर एक दो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद साथ ही बात रहे सोर्स देख लेते हैं, और उसके बाद इससे उनका बात है तो मनोरंजन हो जाता है, और आंसर राइटिंग पे फिर जीरो रह जाते हैं। तो क्या यही स्क्रॉलिंग की लाइफ है, क्या यही तलाशते रहेंगे जीवन भर की बात रहे। और फिर परी दिया, पीटी निकाला, पीटी के बाद मेंस दिया, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर पीटी देना, फिर मेंस देना। तो ये बार बार की जो चेन है, इसको तोड़ना पड़ेगा। और ये चेन कब टूटती है, जब अच्छे आंसर आएंगे। और क्योंकि अंततोगत्वा आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इसी के आधार पर होना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, इवन यहाँ तक भी जो न्यू स्टूडेंट है, बिगनर्स है, जो जीरो से जो 300 का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, 0 से 300 का, वो भी क्या कर सकते हैं कि इस इनिशिएटिव को या इन 7 स्टेप्स को जो फॉलो कर सकता है। ठीक है, ये 7 स्टेप्स कौन से इसमें, तो ये तो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि बच्चों के मन में क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हवाबाजी चल रही है। लेकिन ये जो 7 स्टेप्स बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 7 स्टेप्स अपने जो मेंस है उसकी बात है, एक प्रकार की रामबाण औषधि है। अभी भी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी परी का देखो नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर क्या होंगे, फॉर्म फिल होंगे। तो इस प्रोसेस में मान के चलना कम से कम आपके 5 महीने लगेंगे। और इवन जिन्होंने एक मेंस दे रखा है, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3 महीने या 2.5 महीने, 5 महीने भी मान के चले मोटा मोटा, तो ये क्या कर सकते हैं कि 3 महीने तक आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और 2 महीने फिर पीटी को दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें वो बेसिक नहीं पढ़ना है। और जो नए हैं उनको क्या करना है, धीरे धीरे आंसर राइटिंग करनी है। अगर आपका पीटी निकल जाता है तो मेंस क्वालिफाई नहीं होगा, फिर बात वही है। तो हमें क्या करना है कि बात है, पीटी पर फोकस करना है, और इसके साथ ही मेंस पर भी उससे ज्यादा करना है, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और दूसरी बात, हर किसी के जाल में मत फंसो। आंसर राइटिंग पे मार्केट में जो बुद्धू बनाते हैं, ठीक है, उनसे बुद्धू मत बनिए। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो 0 से 300 तक का स्कोर है वो हो सकता है। इस बार के टॉपर है दिनेश सिंह, डीके बिश्नोई साहब है। इन्होंने क्या किया, इनके इवन 306 मेंस में नंबर है, जो कि रैंक फर्स्ट है। ठीक है, तो 0 से 300 तक का सफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिनेश जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्होंने आंसर राइटिंग नहीं की, क्योंकि ज्यादा नहीं की, ठीक ठाक आंसर लिख देते थे, तो इसी कारण इनको जो बड़े वाली क्वेश्चन है उनमें ज्यादा नंबर नहीं मिले, और जो छोटे वाली क्वेश्चन है इनमें इनको बहुत अच्छे नंबर मिले। इस कारण इनकी रैंक फर्स्ट आ गई, या 2023 वाले में 57वीं रैंक आ गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार तो वही है कि कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर, तो जो जिसने आंसर राइटिंग की है वही सिकंदर होगा। बाकी इस बार कुछ लेना देना है नहीं। अब इस हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो ये 7 स्टेप्स दिए हुए, ये पिलर्स, ये की बात रहे तो किसी भी आंसर राइटिंग की जान है। ठीक है, इन 7 पिलर्स को हम एक एक करके देखेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से ये स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं, और कितने दिन का चैलेंज करना है। तो एक एक करके शुरू करेंगे, और उसके पास अब देख देख लेते हैं की बात रहे तो स्टेप 1 से स्टेप 7 तक चलेंगे, और यही स्टेप्स की बात रहे तो अपने जीवन में काम आएंगे, आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, 30 डेज का चैलेंज। 30 डेज का चैलेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, 30 डेज का चैलेंज, आपको कोई भी रैंडम टॉपिक लेना है, जैसे वुमन एम्पावरमेंट ले लिया, आपने वुमन एम्पावरमेंट ले लिया, आपने कोई हेल्थ का ले लिया, आपने क्या ले लिया, इंडियन जो कृषि है उसका ले लिया। इनके बारे में लिखो, रैंडम लिखो। ये जरूरी नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि भाई अपने जो जैसे टॉपिक्स दिए हुए उसका जरूरी नहीं है। जैसा अपने को सूझे, जैसा अपने को लिखना आए वैसा लिखो। लेकिन कितने आंसर में लिखना है, इस बार निबंध है, निबंध की बात करें तो 600 शब्दों में बोल रहे हैं, जो और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस का है वो 150 शब्दों में है, 150 शब्दों में, और 50 शब्दों में, ये दो फॉर्मेट चल रहे हैं। तो 150 शब्दों वालों के लिए रामबाण होगा। जैसे आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, पहले टॉपिक सिलेक्ट करो, डेली का एक टॉपिक लिखो। एक टॉपिक लिख लिया, जैसे कि आप लिख रहे हो, मान लो आपने टॉपिक लिया वुमन इंपावरमेंट, टॉपिक लिया वुमन इंपावरमेंट में, आपको क्या लिखना है, जितने भी नॉलेज है वुमन के बारे में, चाहे सही हो गलत हो, या जीवन में आपने कुछ भी सुना हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको सारी योजना याद हो वुमन इंपावरमेंट से रिलेटेड, आपको याद हो कि कितनी वुमेन्स है, उसका क्या डेटा है, कितनी स्किल्ड वुमेन्स है, कितनी जो एजुकेशनल वुमेन्स है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन आपने जो कुछ भी सुना है उसको एक वे में आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, और यहाँ पर ना कोई पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास कीजिए, आप एक पूरा कंटेंट ये ढूंढिए। ठीक है, अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये टॉपिक्स कैसे ले। तो ये टॉपिक्स या तो आप न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, या आप सिविल सर्विस की तैयारी करें तो इतना अपने अंदर होता है कि
टॉपिक्स पता होते हैं कि कौन से सोशल इश्यूज के टॉपिक्स है वो देख सकते हैं, या आप क्या करें सिलेबस से देखिए कि कौन कौन से टॉपिक है। जैसे सोशियोलॉजी के ले लीजिए, जैसे कि दहेज प्रथा है उसका पूछ सकते हैं, और जैसे कि मान लीजिए कोई बाल विवाह है, जैसे कि मान लीजिए सामाजिक कुरीति है, इन सब के टॉपिक आप ले लीजिए और इवन यहाँ तक बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। या किसी की भी समरी समरी उठा लीजिए किसी सिलेबस की, या कोई जो ऐसे राइटिंग है उसमें जो टॉपिक दिए हुए वो उठा लीजिए, और इस प्रकार से आपको कम से कम 30 दिनों का ये टास्क है और प्रतिदिन एक लिखना है। ये 250 शब्दों तक हो सकता है, 250 शब्दों तक, क्योंकि निबंध में भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, है ना। तो ये 7 स्टेप्स है। पहला पहला स्टेप हमने देख लिया कि 30 डेज का चैलेंज है। इसमें आपको क्या करना है, एक टॉपिक रैंडम टॉपिक उठाना है, उस पर सोचना है और उस पर लिखना है। कम से कम आपको इसमें लिखने में 1 घंटा कितना लगेगा, 1 घंटा कम से कम लगेगा। और 1 घंटे से लेकर के आपकी बात रहे तो 7 से 8 मिनट तक आपको लाना है। वो कैसे लाना है वो इसी प्रैक्टिस से आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है पॉइंट 2 है, पॉइंट वाइज लिखो। स्टेप 2 क्या है, पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज आपने जो 30 टॉपिक्स लिए हैं उनका आपने कंटेंट तैयार कर लिया, अब नया कुछ नहीं उठाना है, इनको उठाना है और पॉइंट वाइज लिख डालो। जैसे कि आपने वुमन के बारे में लिखा, वुमन एम्पावरमेंट मान लो लिखा, तो उसमें ये लिख लो कि किस प्रकार से महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति बता दो कि महिलाएं भाई जो आधी जनसंख्या है आज भी कमी कमी महसूस कर रही है, या उनकी ये समस्या है वो लिख दो, या कौन कौन सी इनिशिएटिव हो रहे हैं वो अलग से लिख दो, या की बात है महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं में सुधार क्या है, सुधार के क्या क्या प्रयास किए गए, ये सब लिख दो। एक पॉइंट वाइज लिख दो, ठीक है। और ये डेली के 3 टॉपिक करने, जिससे की बात रहे तो ये 10 डेज का चैलेंज हो जाएगा। अब तक दिन कितने हो चुके हैं, 40 दिन हो चुके हैं, 40 दिन हो चुके हैं, और इन दिनों तक आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टेप 3 लेते हैं। कौन सा, स्टेप 3 लेते हैं। स्टेप 3 में क्या है, 30 टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंट्रोडक्शन की बात है यहाँ तक ही लिखना है, कितने, यहाँ तक 4 लाइनों में, चार लाइनों में इंट्रोडक्शन लिखो। जो 30 टॉपिक्स है उनका पूरा नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, रैंडम टॉपिक उठाना है, जैसे डे 1 से उठाया था उसी प्रकार से आपको क्या करना है, ठीक है। डे 1 का इंट्रो लिख लिया, फिर की बात है तो डे 2 के टॉपिक का इंट्रो लिख लिया, और ये आपको करना है लगभग 5 दिन, मान लो ये 5 दिनों में करना है, रोज के 5-6 करोगे तो 5 दिन में आराम से हो जाएगा 30 का, ठीक है। इंट्रो लिखना है, और सारों के इंट्रो लिखने के पश्चात क्या करो, स्टेप 4 में आ जाओ। स्टेप 4 में क्या करना है, मेन बॉडी लिखो। इवन कोई तो मेन बॉडी लिखो, कोई कहते हैं कि इंट्रो के नंबर देते हैं, लेकिन अगर आपका इंट्रो अच्छा है तो इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर, ये जरूर है, लेकिन नंबर आपको मेन बॉडी के मिलेंगे, क्योंकि वो यही तो डिमांड कर रहा है मेन बॉडी। इंट्रो का और जो कंक्लूजन है इनका इफेक्ट जरूर पड़ता है, आधा नंबर दे सकता है, या मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर इनके प्रभाव से दे सकता है, लेकिन अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 या 8 नंबर तो बॉडी के आधार पर ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें अपने को क्या करना है, स्टेप 4 में मेन बॉडी का भी एक क्या होता है कि बात रहे, एक होता है परफॉर्मा होता है, ठीक है। मेन बॉडी भी हम 3 पार्ट में बांटेंगे। जैसे यहाँ ऊपर की 5 लाइनों में मान लो ये लिख दिया आपने कि मेन बॉडी ऊपर की 5 लाइनों में ये लिख दिया कि किस प्रकार से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कि जैसे वुमन इंपावरमेंट हमने लिया था, वुमन इंपावरमेंट लिया था, तो वुमन इंपावरमेंट क्या है वो तो इंट्रो में बता दिया, लेकिन हम वुमन इंपावरमेंट की बात करें तो क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, क्या क्या कार्य किए जा चुके हैं, या क्यों जरूरत पड़ी, ये सब लिखना इसमें पड़ेगा, कि वुमन इंपावरमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ी और क्या उनकी स्थिति है, ये सब लिखना पड़ेगा। फिर पार्ट बी में क्या लिखो, पार्ट बी में लिखो चैलेंजेस क्या हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौतियां हैं वर्तमान में जो महिलाएं फेस कर रही हैं, क्योंकि वुमन इंपावर अगर चुनौतियां नहीं होती वुमन इंपावरमेंट की जरूरत नहीं होती। और तीसरा की बात रहे तो सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उनमें कहाँ कमी रह गई कि बात करें तो अभी तक वुमन इंपावरमेंट नहीं हुआ, तो उन कमियों को भी गिनाओ, और नंबर अगर 4 पॉइंट ऐड करना चाहो तो इन जो कमी है उनको बात रहे तो फुलफिल किस प्रकार किया जा सकता है वो आपका दोगे, तो 1 से आधा नंबर की बात रहे, 1 से आधा नंबर की बात रहे तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, कि आपकी अप्रोच ऐसी है। अब राइट स्टेप 5 में क्या लिखोगे, स्टेप 5 में आप लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन 3 से 4 लाइनों का होता है, और कंक्लूजन जो ऊपर का जिस्ट दिया हुआ है उसी का तो सार होता है, और जिसका कंक्लूजन जितना अच्छा होता है एग्जामिनर नंबर उसी के आधार पर देता है, क्योंकि उसको कंक्लूजन में अपने को मेन उसको पता चल जाता है कि किस प्रकार से जो बॉडी है उसने लिखी है, उसी के आधार पर वो नंबर देता है, क्योंकि एग्जामिनर को कोई चाव नहीं होता है, कोई अपने उपनिषदों का या वेदों का ज्ञान नहीं लिखा है जिससे की बात करें एग्जामिनर को पढ़ने से उसे मुक्ति हो जाए, वो तो ये चाहता है कि छुटकारा मिल जाए जल्दी से जल्दी और ये आंसर को भी चेक हो जाए। तो इसी में कंक्लूजन ऐसे लिखो कि संतुलित कंक्लूजन होना चाहिए, जैसे कीवर्ड्स का यूज करो आप, कंक्लूजन बहुत सारे 4 से 5 लाइन का लिखना है तुम्हें, कीवर्ड्स का यूज करो, जैसे कि ईज बिजनेस के संबंधित है तो ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस कर दो, या ऐसे कीवर्ड्स, ठीक है, नारी शक्ति वंदन है, स्वयं का अभिनंदन है, ऐसे कीवर्ड्स का यूज करो, नारी शक्ति वंदन, स्वयं का अभिनंदन, ये कीवर्ड कर दिया तो उसमें जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो पड़ता है। या कोई थोड़े बहुत अंत में ऊपर आपने डेटा लिखे हैं तो उसके बारे में इंक्लूड कर दो। तो ये
ये आपका हो गया। तो अपने जो 30 डेज का चैलेंज देखा था उसमें पहले क्या था, रैंडम, उसमें पहला पहला ये था, उसमें पहला क्या था कि रैंडम टॉपिक उठाओ पहले दिन रैंडम, तो ये 30 डेज कर लिया रैंडम टॉपिक वाला। फिर क्या किया, प्रत्येक टॉपिक का क्या करो आप, बात पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करो। जरूरी नहीं है कि आप सही हो, लेकिन लिखने का प्रयास करो, ठीक है। नंबर थर्ड में आप क्या करोगे, नंबर थर्ड में बात रहे जो ये टॉपिक्स लिखे इनके इंट्रो लिखो, ठीक है। नंबर 5 में क्या करोगे, नंबर सॉरी 4 में क्या करोगे, नंबर 4 में आप ये करोगे कि इंट्रो लिख दिया, इंट्रो के बाद आप 4 में ये करोगे कि मेन बॉडी किस प्रकार से लिखनी है और मेन बॉडी को कितने 3 या 4 सब पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो भी लिखो। और नंबर 5 में आप क्या लिखोगे, नंबर 5 में आप लिखोगे कि किस प्रकार से जो कंक्लूजन लिखना है वो लिखना है। अब 6 नंबर क्या होता है, पीवाईक्यू से आए हुए टॉपिक्स देखो, ये देखने के पश्चात पीवाईक्यू से आए हुए टॉपिक्स देखो और फिर आंसर कंप्लीट लिखो, आंसर कंप्लीट लिखो। क्योंकि फिर क्या पता आपको ये 30 टॉपिक्स हैं उनके संबंधित पीवाईक्यू कौन कौन से हैं वो देखो और फिर उनके आंसर लिखने का प्रयास करो। जिससे की बात रहे तो फिर आपको क्या है कि एक फ्लो बन जाएगा और उसी फ्लो के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आपका आंसर इतना संतुलित होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सातवां और अंतिम जो पॉइंट है, स्टेप है, वो क्या है कि टॉपर्स कॉपी का एनालिसिस करो, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्योंकि अब इसमें क्या है, अपने को पता चल जाता है कि किस प्रकार से इस इन सर को जो रैंक फर्स्ट है दिनेश बिश्नोई, इनकी कॉपी है, तो उनको किस प्रकार से नंबर दिया है। जैसे 2 नंबर दिए, 5 वालों में अच्छा नंबर है, 3 नंबर दिए हैं, स्वामित्व योजना के बारे में बताए तो कैसे नंबर दिए। ये सब लिखने का कारण क्या है कि फिर अपने इवेल्यूशन, अगर अपने इतनी आंसर राइटिंग कर लेते हैं तो फिर अपने को पता चलता है कि भाई टॉपर्स कॉपी का क्या महत्व होता है। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है कि हम क्या करते हैं, टॉपर्स की जो कॉपी है वो पहले दिन देखने लग जाते हैं, आंसर राइटिंग की नहीं है, देखने लग जाते हैं और देखते हैं कि इसने कितना अच्छा उत्तर लिखा है और अपने को से तो ये उत्तर कभी लिखा ही नहीं जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और सातवां और अंतिम ये है कि जो टॉपर्स कॉपी है उसका एनालिसिस करने के पश्चात अंत में ये बताओ कि कौन कौन है जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, ये नीचे लिख देना। प्लस इसके पश्चात ये 30 डेज के चैलेंज के पश्चात लगभग ये 60 से 65 डेज का चैलेंज अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप आंसर राइटिंग के किंग बन जाएंगे। ये विश्वास करना, ये हमने अप्लाई किया है और बहुत सारे लड़कों ने अप्लाई किया है जिनकी अच्छी रैंक्स भी आई हैं और नंबर्स भी इम्प्रूव हुए हैं। तो ये देख लेना थोड़ा फैक्ट। और ये अगर 7 स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आंसर राइटिंग के नाम पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धन्यवाद, ठीक है।